खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में वॉलीबॉल की स्थिति और संभावनाएं, इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं जयदीप सरकार, जो भारतीय वॉलीबॉल टीम के चीफ कोच हैं और साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जयदीप जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रेखा जी, आपको भी। जयदीप जी, झारखंड के वॉलीबॉल से आप लंबे अरसे से जुड़े हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपका इस खेल से कैसे जुड़ा हुआ, ये यात्रा कैसे शुरू हुई? बहुत अच्छा सवाल किया है रेखा जी आपने। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दूरदर्शन को कि मुझे ये मौका मिला कि मैं वॉलीबॉल और झारखंड के ऊपर में जो भी जानकारियाँ शेयर करूँ जी। तो जो सवाल आपने किया कि मेरी वॉलीबॉल के प्रति रुझान या वॉलीबॉल खेल किस तरह से शुरू किए जी। मैं जब स्कूल में था, मैं सेंट जॉन्स रांची में पढ़ाई करता था, और मैं जब स्कूल में था 11th क्लास में, तब एक समर कोचिंग कैंप लगी थी YMCA रांची में। जी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने वॉलीबॉल को टच किया। और वो समर कैंप बहुत ज़्यादा दिन की तो नहीं थी, लगभग 1 महीने के लिए लगी थी, जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दिन बच्चों की लगती है। और उस कोच को उस कैंप को हमारे जो गुरु हैं शेखर बोस, अच्छा, वो उन्होंने उस कैंप को उन दिनों में ऑर्गेनाइज किए थे, कंडक्ट किए थे जी। और चूंकि वहीं से मेरा रुझान हुआ वॉलीबॉल के प्रति। पहले मैं टेबल टेनिस खेलता था। अच्छा। तो टेबल टेनिस में भी मेरा रिकॉर्ड रहा है, सेंट जॉन्स में 6 बार का लगातार मैं चैंपियन रहा। तो जब ये वॉलीबॉल के प्रति जब मेरा जो परफॉर्मेंस है या जो मेरी जो क्वालिटीज़ है, खासकर मेरा जंप काफ़ी था। अच्छा। तो उसको देखते हुए शेखर दा ने मुझे प्रेरित किया कि तुम वॉलीबॉल में आओ। और बहुत जल्द ही हम लोग के रांची में एक यूनियन क्लब की स्थापना होने वाली थी। तो शुरुआती दौर था वो। और वैसे हमारे बड़े भैया डॉक्टर अरुण सरकार, वो भी वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह खेले हैं। तो घर में एक खेल का माहौल था और साथ में शेखर दा का जब आशीर्वाद मिला तो चीज़ें बढ़ती गई। उसके बाद स्कूल नेशनल में खेला, फिर यूनिवर्सिटीज़ में खेला, कैप्टनशिप किया। फिर उन दिनों में बिहार हुआ करता था, तो बिहार राज्य की ओर से भी काफ़ी बार खेला। तो खेल की ज़िंदगी ऐसे बढ़ते गई। मैं इंडियन कैंप भी किया। और उसके बाद साथ ही साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि सेल बोकारो स्टील में मौका मिला, रोजगार मौका मिला। हाँ, नौकरी की नौकरी मिली। तो पूरी टीम ही चली गई यहाँ से। जो यूनियन क्लब की जो मेजर जो टीम थी वो वहाँ पर शिफ्ट कर गई, सबको जॉब मिल गया। तो नेचुरली फिर हम बोकारो में ही सारी चीज़ों को अपना जो कंपनी की खेल होते हैं, स्टेट चैंपियनशिप होते हैं, या जो भी गतिविधियां खेल से वॉलीबॉल से जुड़ी हुई हैं, राज्य का हो या अपने ऑर्गेनाइजेशन का हो, हम लोग करते चले गए। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता गया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये सफ़र जो है बहुत आसानी से ही शुरू हुआ, बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। स्कूल के दिनों में अगर रुझान किसी का खेल के प्रति होता है तो एक तारतम्यता बन जाती है कि हाँ, मुझे इस क्षेत्र में जाना है। और शेखर बोस जैसे अगर गुरु मिले, उनका सानिध्य मिले, तो आगे बढ़ना तो बहुत आसान हो जाता है। बोकारो के बाद अब भारतीय टीम पर हम आते हैं कि भारतीय टीम के आप कोच हैं, झारखंड के वॉलीबॉल से जुड़े हैं, लंबे अरसे से जुड़े हैं। झारखंड में वॉलीबॉल का वर्तमान परिदृश्य क्या है, हम कहाँ पे हैं? अगर आप पूछेंगे वॉलीबॉल की बात है तो झारखंड अभी एक ऐसे स्थिति में है कि यहाँ पर पोटेंशियल्स हैं, काफ़ी पोटेंशियल्स हैं। और उन पोटेंशियल्स को हम लोगों को स्ट्रीमलाइन करते हुए, खासकर जो सीनियर हम लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं या कोचिंग के लाइन में हैं, वॉलीबॉल में जो खेल के जीवन को ख़त्म हो गया है, अब आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके द्वारा अगर हम लोग संचालित करें तो झारखंड भी बहुत कुछ कर सकता है। और ख़ासकर आज का जो दिन है, इसमें भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों का रुझान खेल के प्रति बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल। और इस रुझान को अगर हम लोग अपने अपने रूप में लेकर, जो भी सीनियर पर्सन्स हैं वॉलीबॉल से जुड़े हुए, वो अगर ग्रूमिंग, खासकर यंगस्टर्स की ग्रास रूट डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो एशियन गेम्स में जाके या एशियन चैंपियनशिप में जाके या भारतवर्ष के वॉलीबॉल के साथ रह के मैंने जो फील किया वो ये है
कि ये ग्रास रूट प्रमोशन का हमारे देश में थोड़ा सा हैम्परिंग हो रही है। जी, जी। हमारे पास अच्छे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन वो पहचान में तब आते हैं जब वो एलीट लेवल में चले जाते हैं, जब मेडलिस्ट हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो उन्हीं प्लेयर्स को अगर हम कम उम्र में 12-14 साल के उम्र में अगर उनको हम लोग स्पॉट आउट करें और प्रॉपर साइंटिफिक उनको ट्रेनिंग दिया जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। और सरकार के साथ मिलके आजकल बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, खेलो इंडिया चल रही है, ये सब स्कीम्स जो हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए चल रही है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये सारी जगहों से हम लोग पिक कर सकते हैं और किया भी जा रहा है। आपको जानकारी देता चलूं कि ये रुझान को देखते हुए ही बालक वर्ग का पूरे देश का जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकादमी है उसकी स्थापना और मान्यता भारत सरकार के द्वारा झारखंड में ही दिया गया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रुझान है, अप्रोच है, और उस माध्यम से और उनके जो फीडर सेंटर है, फीडर सेंटर एंटायर झारखंड है, पूरा कंट्री है। तो नेचुरली अगर झारखंड में कोई उस तरह की अकादमी बनी है जिनका की ये प्रायोरिटी होती है कि वो झारखंड से बच्चों को ले हैं भी, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात और है, वैश्विक पटल में भी, वर्ल्ड लेवल में भी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है खुद उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो रुझान है डिफरेंट एवेन्यूज में, चाहे वो परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हो, चाहे इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हो, तो वॉलीबॉल का विश्व का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है भारतवर्ष। और इसमें सरकार और जो खेल संगठन है वो एवं जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जैसे अभी PSUs वगैरह जितने भी हैं, जी, और जो अभी एक प्राइम वॉली चल रही है, जिस तरह की IPL क्रिकेट में है, कबड्डी में है, प्रो कबड्डी, अब तो आर्चरी में भी है, तो सेम पैटर्न में अभी वॉलीबॉल का भी लीग्स चल रहे हैं जो एलीट प्लेयर्स खेलते हैं। और उनको अच्छे कोचेस या फॉरेन के प्लेयर्स भी आते हैं अच्छे कोचेस के माध्यम से। वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि वो वैश्विक पटल पर अपना हुनर दिखा सकें। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि ग्रास रूट डेवलपमेंट, बिल्कुल मैं इसी मुद्दे पे आना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है टैलेंट हंट करना, तो क्या कुछ विशेष प्रक्रिया कर रहे हैं आप लोग राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि टैलेंट हंट नहीं होगा तो बच्चे हमें मिलेंगे नहीं तो फिर हम भविष्य के लिए खिलाड़ी नहीं तैयार कर पाएंगे। जी। तो टैलेंट हंट का जो पहले से जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो हर एक राज्यों में हुआ करता था, वहां पर भी टैलेंट हंट चलता था, लेकिन वो एक ओल्ड फैशन्ड था। आज के दिन में जहां मैं फॉलो करता हूं वो है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग बच्चों को कम उम्र में ही, एज तो उनका जो आधार कार्ड है वगैरह जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से पता चल जाता है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे उसका कद काठी क्या है, इवन उसके माता पिता के कद काठी क्या है, कि ये हेरिडिटिकल चीज है। जी, अगर माता पिता कद काठी अच्छे होंगे तो नेचुरली है कि उनके बच्चों का भी हाइट अच्छा होगा। साथ ही साथ चूंकि वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें कि आपका एक्सप्लोसिव पावर की जरूरत है। बिल्कुल। और वो एक्सप्लोसिव पावर जो है उसका भी हम लोग पैरामीटर रखे हैं कि वो किस तरह से उसका टेस्ट वगैरह करें। जी। ठीक है, क्योंकि ये खेल ऐसा है कि जब भी कोई वॉलीबॉल का जितने भी आप एक्शंस देखते हैं, जिन एक्शन से बॉल किल होती है, बिल्कुल उस वक्त प्लेयर का बॉडी हवा में रहता है। चाहे वो जंप सर्विस हो, बैक कोर्ट अटैक हो, फ्रंट कोर्ट अटैक हो, ब्लॉक हो, इस तरह के जो भी आप गतिविधियां, जब बॉल किल होती है, फिनिश होती है, उस वक्त खिलाड़ी का बॉडी एयर में रहता है। तो अभी रिसेंटली ये एयरबोर्न क्वालिटीज जो हैं प्लेयर्स को, उसको डेवलप करने के लिए पहले ये जानकारियां नहीं थी कि हमारी बैक मसल्स, एब्डोमिन मसल्स, या यूं कहिए कि पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक हर छोटे बड़े मसल्स किस तरह से काम करते हैं कि
एक बॉल में जब अटैक करता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी जैसे जापान का निशिदा, वो जो बॉल में अटैक करता है तो आपको लगेगा कि जैसे सांप जो डसता है, अच्छा। टोटल एनर्जी को अपना पूरा बॉडी का ओके। वो बॉल में जनरेट कर देता है। जी। वो इतना पावर देता है कि अगर ब्लॉक हो भी तो बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर बाहर चला जाती है। जाए। तो ये आधुनिक चीजें हैं। जी। ये सब चीजों को मेजर करके उसके बाद वॉलीबॉल इंडेक्स एक है जी कि किस बच्चे का वॉलीबॉल, जिस बच्चे का वॉलीबॉल इंडेक्स अच्छा होगा जी वो हम लोग जज करते हैं। बेसिकली ये कहीं भी किया जा सकता है, जैसे कि बच्चे का हाइट, ये तो आप ऑब्जर्व मैनुअली देख सकते बिल्कुल, जी। हैं। उसका जो एजिलिटी है, फुर्तीलापन, 10x3 मीटर्स हम लोग एक डिस्टेंस लेते हैं 10 मीटर्स का, जी। उतना कितना बार वो टच कर सकता है, तो वो एजिलिटी हुआ। जी। उसके साथ ही साथ हम लोग उसका जंप, अप्रोच जंप कितना ऊंचा छू सकता है। जी। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल। ब्रॉड जंप भी ले सकते हैं, 3 स्टेप जंप भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है जिन चीजों की जरूरतें ज्यादा हैं उसी के जरिए और टैलेंट है। जिनका कम है, जैसे एजिलिटी, जी कम समय में हमें 30 मीटर क्रॉस करना है तो ये यूनिट कम चाहिए। जी। तो जो ज्यादा चाहिए और जो कम चाहिए, जी। इन दोनों के रेशियो से वॉलीबॉल एफिनिटी इंडेक्स होता है, वो एक नंबर है। जी किसी का 10 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 8 आएगा। जी। तो जिस बच्चे का वॉलीबॉल एफिनिटी इंडेक्स ज्यादा है उसका रुझान ज्यादा है। जी। और उस बच्चे को अगर हम वॉलीबॉल का इसमें लाएं, दुनिया में लाएं, जी। सही उम्र में, सही जगह, ये बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रॉपर कोचिंग अच्छे कोच के द्वारा, जो आजकल क्वालिफाइड, इंटरनेशनली क्वालिफाइड कोचेस हैं, जी। बहुत सारे कोच डिग्रियां आ गई हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जी। पहले NIS की डिग्रियां हुआ करती थी, लेकिन जी। ये इंटरनेशनल बॉडी आ जाने के बाद उसके बाद ये सब जो मापदंड बदला है। मापदंड बन गया, जी। तो बहुत ही आधुनिक शैली से कोचिंग दिया जी जाता है। बिल्कुल, कोचिंग की बात आ गई अब। और आप भारतीय टीम के चीफ कोच हैं, वहाँ कैसे जुड़ना हुआ और एक खिलाड़ी होने के नाते कोचिंग देना कितना चैलेंजिंग है या आसान है? बहुत ही एक ऐसा सवाल आपने पूछा जो कि मेरे जहन में था कि किस तरह से इसको हम आपके साथ शेयर करें। जी। खिलाड़ी का तो आपको मैंने बता दिया कि मैं किस तरह से जुड़ा, खेल में जुड़ा, खेल के बाद बढ़ता ही चला गया, स्कूल नेशनल्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, फिर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कई बार खेला। इवन कि मैं जब कोच बन गया, जी। मैं कंपैरेटिवली, मेरी उम्र उस समय 28, अच्छा, उस समय मैं कोच बन गया ओ था। 28 वर्ष की उम्र में ही। ओ, तो और उसके बाद भी मैं सीनियर नेशनल में एज ए प्लेयर खेला बिहार अच्छा। का, ये भी एक रिकॉर्ड है। जी। तो खिलाड़ी के साथ साथ मेरी एक रुझान थी कि खेल जीवन के बाद अगर खेल में रहना है बिल्कुल तो बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट वे जी कि मैं खेल को कुछ दे पाऊँ। खेल से नौकरियां, खेल से पहचान, खेल से जीविका, सारी चीजें हैं। जी। अगर मैं उस ऋण तो कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन बिल्कुल। जितना भी ज्यादा दिया जा सके उसका प्रयास जारी है। और उसे करते करते ये जब मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक ओलंपिक शिक्षा संबंधित कमेटी है, जी कुबर्टीन कमेटी, जी। उसका जब मैं मेंबर बना तो मुझे आमंत्रित किया गया एथेंस में 2023 में। अच्छा। तो मेरी आंखें खुली कि स्पोर्ट्स होता क्या है। अच्छा। स्पोर्ट्स का जो बृहत रूप है, हाँ, तो वो मुझे दिखा। और साथ ही साथ इसको एक कोइंसिडेंस कहिए कि मैं एथेंस से लौट ही रहा था 2023 के ये जुलाई के महीने में। जैसे लौट ही रहा था तो मैं दोहा एयरपोर्ट में हमारे एक मित्र के साथ मैं वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। जी। तो मुझे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के दफ्तर से मुझे व्हाट्सएप कॉल किया गया जी। कि आप बधाई देते हुए कि सर आपका जो है, आप आने वाले जो हंगजाऊ में एशियन गेम्स हो रही है, जी, जी। उसमें चीफ कोच बनाए गए हैं, तो आप काइंडली अपना पासपोर्ट की कॉपी और अपना एक फोटो दे दें। तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने पूछा वहाँ, आर यू जोकिंग? तो बोले नहीं, दिस इज ए सीरियस मैटर एंड आई एम सेंडिंग यू द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड ओके, लेटर। तो ऐसा है कि मैं खेल में तो था ही। 89 में NIS जब डिप्लोमा किया कोचिंग, उसके बाद 92 से लेकर लगातार 94 तक मैं जूनियर इंडियन टीम का असिस्टेंट कोच रहा। अच्छा। और उस समय बहुत ही कोचिंग का जो सबसे श्रेष्ठतर कोच आज के ज़माने में कहे जाते हैं, जी।
श्री श्याम सुंदर राव, अच्छा, वो जी, चीफ जी, कोच थे। हाँ, और श्याम सुंदर राव को आज के दिन में कोचिंग के लाइन के भगवान भी कहा जाता है। तो उनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ जानकारियां मिली। और तो और उन दिनों में जब एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो कतर में हुई थी, वहां पर भारतीय टीम को रजत पदक मिला था। अच्छा, तो उसमें मैं असिस्टेंट कोच था। दैट वाज ए वेरी, मैंने एक ऐतिहासिक दिन थे जब हम लोगों ने जो अभी ईरान इतना आगे चला गया है वॉलीबॉल में, जापान चला गया है, चाइना, सारे को हम लोगों ने पूल मैच में और सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में हराते हुए कोरिया से हम लोगों ने फाइनल में मैंने मात खाई थी। और कोरिया गोल्ड मिला था और सिल्वर मेडल मिला था इंडियन टीम को। दैट वाज इन 94-95। जी, जी। और उसके बाद मैं कोचेस पैनल में लगातार रहा। इस बीच में मैं लेवल 1 लेवल 2 का कोचिंग जो क्वालिफिकेशंस होता है वो भी किया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किया। और साथ ही साथ ये कुबर्टिन कमेटी की भी चीजें चलती रही। ओलंपिक शिक्षा और ओलंपिज्म क्या होती है, जिसकी कमी बहुत है पूरे दुनिया में। और 95 से लेकर बाद में फिर हम कोचिंग में अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो, राज्य में हो, जहां भी मेरी जरूरतें पड़ी जी, वहाँ मैं उपलब्ध रहा और बढ़ता चला गया। भारतीय स्तर की बात हो रही है, एक बार तो हम रजत पदक लिए, हमारी टीम ली, लेकिन फिलहाल हाँ, हम बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं हैं। हमारी वॉलीबॉल टीम कितना चैलेंज है, कितनी चुनौतियां हैं, हम कैसे अपने स्तर को और सुदृढ़ करें, क्योंकि आप प्रशिक्षक हैं, आपके नज़र में हर पल ये बात होती होगी कि हाँ हमारी टीम इस बार जाती है तो पदक लाए। एक मन में सोच और एक दृढ़ता तो आती होगी, क्या सोचते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज भी वहीं पे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के दिन में भारतीय वॉलीबॉल अगर कहें तो पिछले एशियन गेम्स में, जिसमें मैं चीफ कोच बन के गया था, उसमें भारतीय टीम ने कोरिया और चाइनीज ताइपे की जैसे पूर्ववर्ती जो पदक विजेता टीमें थी उनको हरा के अपने पूल में नंबर 1 पोजीशन लिया था। हम लोग अल्टीमेटली जापान से हारे थे, जो वर्ल्ड का नंबर 6th टीम है जी। तो 6 पायदानों की हम लोगों की बढ़त हुई थी। और आज तक भारतीय वॉलीबॉल के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये जो 6 पायदानों का जंप है, छलांग लगाई, दिस इज द स्टीपेस्ट राइज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन वॉलीबॉल एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन। साथ ही साथ 2024 में भी जो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन की जो CAVA बोलते हैं, काभा, उसमें भी हमारी जो सीनियर टीम गई थी मेन पुरुष वर्ग में, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म किए थे और उन्होंने फाइनल भी वहां पर खेला था। अच्छा। महिला वर्ग में भी अभी काठमांडू में वो विजेता बन के लौटी काभा चैंपियनशिप में। जूनियर वर्ग के बच्चे भी काफी अच्छे कर रहे हैं। प्राइम वॉलीबॉल लीग भी चल रही है। और इन्हीं सब चीजों के कारण पूरा वैश्विक संगठन जो है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का जो एक फोकस जो है भारत के प्रति है, इतना बड़ा देश है, करने का बहुत कुछ है। ये स्लीपिंग जायंट के जैसा है। जिस दिन ये निद्रा टूटेगी तो वॉलीबॉल में मुझे लगता है कि कोई वैसा कारण नहीं है कि वर्ल्ड लेवल में भारत एक अच्छा दमदार टीम बने। एशिया लेवल में तो जरूरी पदक विजेता बनना चाहिए। इन सभी चीजों को देखते हुए मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि वॉलीबॉल को प्रायोरिटी इवेंट्स में रखे, प्राथमिकता। जैसे कि हॉकी, आर्चरी, जिसमें मेडल्स आ रहे हैं, उनकी गिनती होती है टॉप स्कीम में, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। लेकिन साथ ही साथ वॉलीबॉल को भी रखे, काहे कि एक ऐसा लोकप्रिय खेल है जो कि हर जगह खेला जाता है। इसके लिए छोटा जगह चाहिए, बहुत कम इसमें संसाधन की जरूरत है। जी, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं, बहुत खर्चीला खेल नहीं है। एक और बात है, राष्ट्रीय स्तर पर तो बात हुई, हम झारखंड के स्तर पर अगर देखें तो हम कहाँ हैं, कितनी हमें कोशिश करनी चाहिए, कितनी जद्दोजहद बाकी है कि हम हमारे राज्य की टीम भी एक अच्छे मकाम तक पहुँच सके? हाँ, कठिनाइयां बहुत हैं जी। जैसे कि आपने जैसे कहा कि टैलेंट हंट। जी हाँ। सबसे पहले ये टैलेंट हंट करना और
कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोई संस्था होनी चाहिए, सरकार कर सकती है जी। जैसे झारखंड सरकार ही चाहे, जैसे उस झारखंड सरकार के अधीनस्थ जितने भी सेंटर्स हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स, वॉलीबॉल के भी सेंटर्स हैं जी। उन सेंटर के माध्यम से सिर्फ वो केंद्रित अपने जगह पर नहीं रहे, पूरे राज्य अक्रॉस में पूरे झारखंड में जी। वो जो जिन जहां पर टच नहीं किए हैं हम लोग, मतलब अननोटिस्ड एरिया में, जी जी, जैसे कि गांव में, विलेजेस में, एकदम जहां पर की रोशनी, वॉलीबॉल की रोशनी पहुंची ही नहीं है। बताता चलूं आपको कि आप जितने भी खेलकूद गतिविधियां होती है वॉलीबॉल को लेकर, ये देखा गया है कि ज्यादातर शहर या नगर केंद्रित होती है। बिल्कुल बिल्कुल। टूर्नामेंट्स, चैंपियनशिप सारे जो होते हैं शहर में होते हैं जी। स्टेडियम्स भी बनते हैं शहर में बनते हैं, स्कीम्स भी आते हैं, तो मेजोरिटी जो है वो शहरों में होते इलाकों हैं। में है जी। और जब टीम बनती है तो ये नहीं कह रहा हूं कि गांव के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज लिखिएगा तो ज्यादातर बच्चे जिनको सुविधा युक्त माहौल में जो आगे बढ़े हैं जी, उनको मिलता है। हार्डली 5% गांव के बच्चे जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, जी। तो उन बच्चों को टच करना चाहिए, स्कूलों को टच करना चाहिए। स्कूल देखिए, स्कूल एक इतना बड़ा महासागर है जी। किसी भी खेल का लीजिए, या खेल क्यों कहेंगे, भविष्य के जो चैंपियन अपने जीवन में बनेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साहित्यकार, हर कोई तो स्कूल से ही निकल के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो एज है ना, टेंडर एज, जब बच्चा टीन एज में रहता है तो वो एज बाद में फिर नहीं आती है। जी जी। और उसी एज में जो भी बनना बिगड़ने की बात आती है, जो स्पोर्टिंग टैलेंट्स अगर इन एज में हम खोज पाते, जी, डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी। तो इन एज, इसी एज में खोज कर बच्चों की, बच्चियों की कंटिन्यूअस सीरियस ट्रेनिंग, कोचिंग, दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। दीर्घकालीन कैंप हो, मॉनिटरिंग हो, ये सारी व्यवस्था को सरकार के द्वारा देखा जाए और उसमें प्रोफेशनल अप्रोच आए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब ये है कि जो टेक्निक्स हैं, पहले आउटडोर में वॉलीबॉल होता था, जी जी, अभी तो प्योर ये इंडोर गेम है। जी हाँ। तो इसको अगर आप कहेंगे कि खर्चीला होना नहीं, दुनिया डिमांड है ये। जी जी जी। दुनिया में सभी जगह जब वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, एशियन गेम सब इंडोर में खेली जाती है, तो फिर हम ओपन में क्या प्रैक्टिस है? हाँ। तो इंडोर बनाने की, एक्सक्लूसिवली इंडोर ट्रेनिंग हॉल, अगर स्टेडियम नहीं बना पाते हैं तो ट्रेनिंग हॉल बनाए। तो इन सारे चीजों में झारखंड को हम अव्वल देखते हैं कि पूरे देश में जो एकेडमी, राष्ट्रीय एकेडमी झारखंड में खुली है, उस एकेडमी में बच्चों का एकेडमी है जी। उसमें टीन एज से बाहर का अलाउड ही नहीं है। तो टीन एज के बच्चों के लिए पूरे देश का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर ट्रेनिंग हॉल, ये एक बहुत गर्व की बात है जी। हाँ। और अभी भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया का मान्यता मिलना, इसका मतलब है कि रुझान भारत सरकार का भी झारखंड के प्रति है, बच्चों के प्रति है। हमें आगे आना होगा, जो खेल से जुड़े लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको आगे आना होगा जी। साथ ही साथ एक कभी कभी मुझे इस बात का दुख भी होता है जी कि खेल से नौकरियां बहुत कम मिल रही है। जिनको मिली है, हाँ, वो खेल जीवन के बाद ये एक क्लब चलाएं, एक एकेडमी बनाएं, इस तरह की चीजें आनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को तैयार करें। हाँ, नहीं तो वो जेनरेशन गैप हो जाता है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा और है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि जो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में भी आपसे बातचीत करके ये लग रहा होगा कि अपने बच्चों को वॉलीबॉल में डालें। तो किस एज से बच्चे शुरू कर सकते हैं वॉलीबॉल? क्योंकि ये दुविधा है, आपने टीन एज की बात की, पेरेंट्स के पास कम उम्र के बच्चे रहते हैं, तो लगता है कि इसके रुझान को देखते हुए हम किसी स्कूल में चाहे किसी खेल से इसको जोड़ें। तो किस एज में बच्चे वॉलीबॉल से जुड़ सकते हैं? देखिए, अगर स्कूल का अपना एम्बियंस है, अच्छा एम्बियंस है, स्पोर्टिंग एम्बियंस है, जहां वॉलीबॉल खेली जा सकती है, तो मुझे लगता है कि स्कूल से बेहतर कुछ नहीं होगा। क्या कि उसी माहौल में उसको पढ़ना है, जाना है, रोज जाना है जी जी। और वहां अगर हमें अपग्रेडेड कोचिंग मिले, अपग्रेडेड वहां के ग्राउंड्स हों, जो जिन बॉल से अभी नेशनल्स वगैरह खेले जाते हैं वो बॉल उपलब्ध कराया जाए जी जी।
और वहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं या जी। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जी। हैं, उनको भी जो आधुनिक शैली की कोचिंग होती है, ये अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जी जी ये नहीं होने से क्या होता है कि जो पढ़ी पढ़ाई चीजें जो कॉलेज लाइफ में पढ़ के आए होंगे, वो फिर जी, उनको जी, नौकरी बाद मिल में गई उसको तो implement- शिथिल हो जाता है। जी जी तो ये हर खेल के साथ है। तो हर वॉलीबॉल में भी ये 10 साल जी। जैसे ही क्रॉस करे 10 साल के बच्चा बाद। बच्ची दोनों जी जी 10 साल के साथ ही साथ उसको वॉलीबॉल की ओर रुझान उसको कर देना चाहिए। जी। मिनी वॉलीबॉल की ओर कर देना जी, चाहिए। जी। मिनी वॉलीबॉल होता है छोटा बॉल, नेट का हेड छोटा, ग्राउंड छोटा, बच्चे छोटे। जी ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि बड़े बॉल से घबराते हैं बच्चे। जी, जी। छोटा हाथ और होता फिर है, हाँ। लिम्स भी छोटे होते हैं जी, उनके। जी, छोटे तो होते हैं, हाँ। छोटे बच्चों के लिए छोटा बॉल बहुत एंजॉय करते, लेट देम एंजॉय फर्स्ट। बिल्कुल। पहले तो खेल को एंजॉय करे, जी, उसमें जी। कोई हार्ड स्ट्रिक्ट होके कोचिंग ट्रेनिंग वाली बात नहीं हो, जी। प्लेइंग वाली बात हो, जी, जी। एंजॉइंग वाली बात हो। जी हाँ तो धीरे धीरे वो बच्चे बढ़ेंगे, वॉलीबॉल के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। जी। और जैसे जैसे रुझान बढ़ेगा, फिर आजकल तो एज कैटेगरी में स्कूल गेम्स भी हो रहे हैं, बिल्कुल, 14 बिल्कुल, साल हाँ, जी, का, हाँ। 18 साल 19 साल का, ये ऐसा सारी फायदा चीजें हो रही है। हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे जो हैं वो पहले तो खेल के रूप में उसे लें, बाद में उसे प्रोफेशनली अपनाएं, ताकि Correct. उनका रुझान बढ़ता चले। Correct. चलते चलते बस थोड़ा वक्त है, क्या संदेश देते हैं युवाओं को जो इस खेल से रुचि रखते हैं? मैं तो कहना चाहूँगा कि वॉलीबॉल खेल में ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग और बच्चे आगे आएं, और ये गेम ऐसा गेम है जो कि कहीं भी आप खेल सकते हैं, स्कूल में खेल सकते हैं, क्लब में खेल सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स भी बने हुए हैं, झारखंड में है, रांची में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर सीनियर प्लेयर्स ट्रेनिंग कोचिंग देते हैं, जैसे ऑक्सीजन पार्क है। जी बहुत जगह हाँ, ऐसे हैं। और यूनिवर्सिटी बहुत जगह है जहाँ पर जी। कि बच्चे सीनियर लोगों के द्वारा कोचिंग ट्रेनिंग दी जाती है, और सब समय पॉजिटिव मेंटालिटी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज मैं बताता चलूं, एक चीज मैं भूल गया था कि अभी जो स्कूल इंडियन कैंप लगने वाली है बहुत जल्दी ही, जी हाँ। उसमें झारखंड का भी बच्चा इंडियन कैंप में सिलेक्ट हुआ है। बिल्कुल, तो ये तो गर्व की बात गर्व है, की बात है। बहुत गर्व की बात है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि इस खेल में भी हमारे राज्य के भी बच्चों की सहभागिता बढ़ चढ़ कर हो। जयदीप जी, आप स्टूडियो में आए और खेल से लोगों को रूबरू कराया, वॉलीबॉल खेल से विशेषकर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।